शरीर थका हो या मन थका हो तो फिर भी संभाल लो। जब सोल ही थक गई है तो अब संभालना भी मुश्किल हो रहा है। हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं आपको वो साइंस बताने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि अब सिर्फ आपका शरीर या सिर्फ आपका मन नहीं थका है, आप अंतरात्मा से भी टूट चुके हैं, थक चुके हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ अब आपको खुशी नहीं दे रही है। आपके आसपास बहुत कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोते भी हैं 8 घंटे, आप खाते भी हैं, आप सोशल इवेंट्स भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अंदर से खाली हैं, आप डिस्कनेक्टेड हैं। आपके आस-पास कुछ भी खुशियों का इंतज़ाम हो, पर आपका माइंड तो कोई मीनिंग, पर्पस ढूँढ रहा है। छोटी-छोटी बातों पर बेवजह आँखें भर आना, लंबा सोने के बावजूद भी ऐसा टायर्ड फ़ील करना, इंटरेस्ट खोते चले जाना, तमाम चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आप बस प्रिटेंड करे जा रहे हैं, सब कुछ ओके है, ओके है, ओके है, पर सच में कुछ भी ओके नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो है, लास्ट तक देखना है। मैं आपको सिर्फ साइंस नहीं बताऊँगी, मैं आपको घर बैठे ही क्या करना है जिससे कि वापस से आपकी सोल रीजेनरेट हो जाएगी और आप हँस उठेंगे, मुस्कुरा उठेंगे। तो सॉल्यूशंस भी दूँगी, लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है ताकि सबकी सोल फिर से मुस्कुरा उठे। चलो अब जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि ब्रेथ वर्क भी करो, मेडिटेशन करो और जल्दी से अपनी सोल से कनेक्ट होकर वापस से उसे नर्चर करो। उसको इतना नरिशमेंट दो कि वो मुस्कुरा उठे। अब हम शुरू करते हैं। तो साइंस समझ लेते हैं। यू फील एग्जॉस्टेड इवन आफ्टर रेस्ट। अब देखो भाई, अगर शरीर थका है तो आपने रेस्ट कर लिया, दिन में आप लेट गए, रात को आप सो लिए, तो क्या होगा? बॉडी रिपेयर हो जाती है। आपका मन थक गया है तो आपने क्या किया? किसी अपने फेवरेट पर्सन से बात कर ली, कुछ टीवी शो देख लिया, कहीं घूमने चले गए, तो क्या हुआ? मन खुश हो जाता है। लेकिन आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं हर तरीके के रेस्ट के बाद भी। इसका मतलब क्या है? ये बहुत लंबे समय से आपके साथ लाइफ में जो कुछ हुआ है, आपने जो सप्रेस किया है, बहुत कुछ आपके अंदर अनरिज़ॉल्व पड़ा है, वो सब से ना आपकी आत्मा बोझिल हो गई है। इसीलिए वो ना घूमने से, ना किसी से बात करने से, ना अपना पसंद का खाने से और ना ही सोने से, किसी भी तरीके से वो थकान मिट ही नहीं रही है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि अब बात शरीर और मन तक नहीं रही है, वो आपकी आत्मा पर बोझ आ चुका है। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इस साइन को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये वो स्टेज है जिसके बाद होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस इतनी हावी हो जाती है कि बस आपके अंदर का सिस्टम ही, आपके अंदर की एक आवाज़ आपको दुनिया छोड़ने पर मजबूर करने लग जाती है। दूसरा साइन है स्मॉल थिंग्स स्टार्ट फीलिंग टू मच। छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी लगने लगी हैं, जैसे रूटीन के काम, खाना बनाना, ऑफिस जाना, किसी से मिलना, बात करना, मतलब वो रूटीन के काम हैं, लेकिन वो बहुत बड़े-बड़े फ़ील हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितनी मेहनत का काम आपको किसी ने बता दिया गया है। पहले वही काम नॉर्मल तरीके से आप कर लेते थे। लोगों से मिलने में, किसी को बुलाने में, कहीं जाने में आपको ठीक लगता था। लेकिन अब वही सब चीज़ें बहुत हैवी फ़ील होने लगी हैं। शरीर थका-थका सा रहता है, मन बुझा-बुझा सा रहता है। क्यों हो रहा है ऐसा? जबकि शरीर को आराम भी दे रहे हैं और मन को खुश करने के बड़े सारे तमाम इंतज़ाम भी हैं। पर जिस सोल को सुकून मिलता था शरीर और मन के ज़रिए, वही थक गई है और वो कुछ भी अब रिसीव नहीं कर रही है। इवन किसी की बातें भी, छोटी-सी बात भी ना अटैक लगती है बहुत बड़ा। ऐसा लगता है कि जैसे उस पर्सन ने ना बहुत बड़ा आप पर कोई अटैक कर दिया है, इंसल्ट कर दिया है, जबकि कोई इतनी बात बड़ी है ही नहीं। लेकिन अब आपको उससे बोझ महसूस हो रहा है। तो समझ जाइए, एक क्लियर साइन है कि आपके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। नेक्स्ट है यू फील डिस्कनेक्टेड इवन इन गुड मोमेंट्स। आपके आसपास बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी की एनिवर्सरी में आप गए हैं, कोई ऑफिस का सेलिब्रेशन है, कोई फेस्टिवल है, कुछ भी है, अच्छे से अच्छे मोमेंट्स भी हैं, आपके बच्चे ने कुछ अच्छा किया है, कुछ भी, सारे हैप्पी अच्छे मोमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप डिस्कनेक्टेड हैं।
आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये लोग इतने खुशी क्यों हैं, इसमें इतना कौन सी बड़ी बात है। या आप झूठी हंसी हंस रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। मतलब डिस्कनेक्टेड फील करने का मतलब है कि आपको कुछ हैप्पी फीलिंग आ ही नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि आप उस पर्सन से बिल्कुल ऐसा फ़ील करेंगे कि आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे कि ये मेरा कौन है। आप सब आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, आपकी आँखों के सामने सब कुछ हो रहा है। लोग हँस रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं, केक कटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप इमोशनली पॉज़िटिव इमोशंस को एकदम डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं। मतलब आप उस मोमेंट में होते हुए भी बिल्कुल लॉस्ट हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी अंतरात्मा थक चुकी है। नेक्स्ट है, यू आर नॉट सैड बट डीपली अनइंटरेस्टेड। आप सैड नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। एक तो होता है इंसान की दुखी है, चलो भाई इस वजह से किसी काम को करने में उसकी टेम्परेरी इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन आप दुखी नहीं भी हैं, तब भी अब आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। जो चीज़ें आप पहले बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते थे, अब वो आपकी इंटरेस्ट लिस्ट से ही गायब हो गई हैं। मान लीजिए पहले फ्रेंड्स के साथ जाना, आपको पार्टी करना बड़ा अच्छा लगता था। अभी आपका ऐसा नहीं कि इस मोमेंट में आप बहुत उदास हैं, लेकिन बस इंटरेस्ट ही नहीं है, वो शौक ही खो गया। और आप ये बोले अरे यार अब कहाँ, अब तो उम्र हो गई है, अब तो शौक नहीं रहे हैं, लाइफ की ज़िम्मेदारियों ने ऐसा कर दिया है। मतलब आप कोई ना कोई रीज़न अपने आप को दे रहे हैं या फिर सामने वाले को बता रहे हैं। पर आपका इंटरेस्ट उसमें चला गया है। वो सारी एक्टिविटीज़ आपको ऐसा लग रहा है इसमें क्या ही है, क्या ही हो जाएगा। और जबकि एक्टिवली उस टाइम आपको कुछ नहीं हुआ है। तो ये क्या है? ये बहुत लंबे समय का इकट्ठा किया हुआ आपके अंदर जो है, वो अब आपको सता रहा है। नेक्स्ट है, यू वांट साइलेंस मोर देन स्टिमुलेशन। आपको किसी भी चीज़ से पहले तो है ना कि हम छोटी-छोटी बातों से स्टिमुलेट होकर बड़ा अच्छा-सा फ़ील करते हैं, लेकिन अब आपको बस साइलेंस में रहना है। शोर मत मचाओ, लाइट ज़्यादा मत चलाओ, ये टीवी नहीं, ये खाना नहीं, मतलब हर चीज़ से, ना कपड़ों से, ना खाने से, ना बात करने से, ना किसी एक्टिविटी से, ना कहीं आने से, जाने से, आपको किसी भी तरीके का कोई स्टिमुलेशन की नीड नहीं है। बस ये है कि मैं और मेरी तन्हाई, बस। अंदर हम भी बात नहीं कर रहे हैं अब हम चुप्पा-चुप्पी का गेम खेल रहे हैं। ऐसी आपकी हालत हो गई है। तो ये बहुत ही क्लियर साइन है कि अब आपकी अंतरात्मा थक गई है। पता है आपको, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं एक फ़ीमेल का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, वो आई मेरे पास, बोलने लगी, "बस मैम अब ना मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ।" अब देखने में वो ऐसा नहीं लगता था कि कोई बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं या बाल मैसी से हैं, अच्छी तरीके से बिल्कुल तैयार होकर आई थी जैसे कहीं प्रेज़ेंटेबल होकर जाते हैं। तो फिर उन्होंने आगे और एक्सप्लेन करना शुरू किया, क्योंकि जब कोई ऐसी बात बोलता है तो मैं पॉज़ लेती हूँ थोड़ी देर का, कि देखती हूँ आगे क्या ये लाइन्स ऐड करते हैं। तो बोला कि अब ना मेरी अंतरात्मा थक गई है, मर गई है मैम मेरी अंतरात्मा, कि मैं सोती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पहनती हूँ, तैयार होती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, सब करती हूँ, पर मेरे अंदर से जान निकल गई है। अब मेरी आत्मा ने मेरा साथ छोड़ दिया है। ऐसे उनके डायलॉग्स थे। मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो पता चला कि शुरू से ही बड़ा लाइफ में स्ट्रगल रहा। बचपन से ही बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा, छोटी-छोटी बात को तरसते हुए देखा, हमेशा घर में लड़ाई झगड़े देखे। फिर जैसे शादी हुई तो यहाँ आकर भी हस्बैंड का कोई सपोर्ट नहीं था, अपनी माँ के कहे में ही रहता था। इतना बुरा बर्ताव करता था कि प्रेगनेंसी में भी पेट पे लात मार दी। आप देखिए आपकी वाइफ़ 8th मंथ प्रेग्नेंट है और उसके पेट पर आप लात मार रहे हैं क्योंकि आपकी माँ ने उसकी कोई शिकायत कर दी है। इतना-इतना बुरा व्यवहार उसके साथ हुआ और ये सब बहुत लंबे समय तक चला। वो करते-करते औरत थक गई, लेकिन लोग उसे सताते-सताते नहीं थके। तो एक समय ऐसा आया कि उसने शरीर में तो ऊर्जा भर ली, वो मशीन बन गई, वो काम करती है, वो खाना पकाती है, बच्चों का ध्यान रखती है, सब कुछ करती है। उसने अपने मन को भी समझा लिया कि चल छोड़, इन लोगों की तो आदत ही ऐसी है। लेकिन अंदर से उसकी अंतरात्मा बुझ गई। और ये सिर्फ़ एक की कहानी नहीं है, ऐसी अनेकों आदमियों की, औरतों की कहानियाँ मैंने सुनी हैं और ये उनके जीवन की वो सच्ची और कड़वी कहानियाँ हैं, जिसे सुनकर किसी के भी आँख भर आए कि एक इंसान आपको शरीर से ठीक दिखाई दे रहा है, बोलचाल भी ठीक रहा है, पर अंदर से पूरी तरीके से बुझ चुका है। तो ये और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। और इसे ही मॉडर्न टर्म में हम स्माइलिंग डिप्रेशन भी कहते हैं ना, कि बाहर से आदमी ठीक-ठाक लग रहा है देखने में, बोलने में, चालने में, खाने-पीने में, काम भी कर रहा है, लेकिन अंदर-अंदर से वो बुरी तरीके से बहुत टूटा हुआ है। तो चलो आगे भी देख लेते हैं क्या साइंस है।
आगे जो साइंस है वो है ओल्ड इमोशंस सडनली रिटर्न। जो पुराने इमोशंस आपने अंदर दबाए हुए हैं बहुत लंबे समय से, वो एकदम से वापस आ जाते हैं। मतलब आज से 10 साल पहले आप किसी बात पर अगर गुस्सा थे, तो अचानक दिन बात के ही बस आज मूड चिड़चिड़ा है, गुस्सा आ रहा है। कोई भी इमोशन, वो कोई भी नेगेटिव इमोशन आप पर हावी हो जाता है एकदम सडनली, बिना किसी ट्रिगर के। बाहर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बस आप उस इमोशंस के ट्रैप में हैं। एकदम एंजाइटी हो रही है, अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी हो रही है, एकदम बहुत डिप्रेस फील कर रहे हो आप। कोई भी इमोशन एकदम से आप पर हावी हो रहा है, कभी गिल्ट का, कभी कंप्लेन का, कभी ब्लेमिंग, कुछ भी किसी भी जोन में आप एंटर कर जा रहे हो। और आपके आसपास के लोगों को और आपको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और आप बहुत कंफ्यूज हो, अपने आप से ही सवाल कर रहे हो, और आप अपने आप को ही बता रहे हो नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ, नहीं 2-4 दिन पहले भी कुछ नहीं हुआ, आप सब सही चल रहा है, सब हालात बदल गए हैं सभी। लेकिन पुराने इमोशंस आप पर हावी हो गए हैं, क्योंकि जो भी आप दबाते हो ना, वो ख़त्म नहीं होता है, वो कहीं आपके अंदर छुप जाता है, और फिर वो आपको इसी तरह से बीच बीच में सडनली फील होता है और आपको टॉर्चर करता है। वो आपको ये बता रहा होता है कि भाई मुझे रिलीज़ करो, मुझे अपने अंदर क्यों दबा के रख रखा है, मुझे रिलीज़ करो। लेकिन शायद आप समझ नहीं पाते हैं कि वो सफ़रिंग जो आपको सिग्नल्स, सिम्पटम्स, साइंस के रूप में मिल रही है, वो एक्चुअली एक चीख पुकार है आपके शरीर की, आपके मन की, कि प्लीज़ मुझे रास्ता दो, मुझे बाहर निकालो, जाओ कैथारसिस प्रोसेस में। लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। तो ये बार-बार, बार-बार आपको साइंस मिलते हैं, और है यू डूइंग एवरीथिंग बट नो सेटिस्फैक्शन। आप लगातार सब कुछ करे जा रहे हैं, है ना? आप, लेकिन एक मशीन है आप, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको किसी चीज़ में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। आप रोबोटिकली सब कुछ कर रहे हैं। एक और फीमेल का एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास आई। उनका उनके हस्बैंड का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा। हस्बैंड इतने ज़्यादा बड़े नार्सिसिस्ट, अब्यूसिव, मतलब हर तरीके से फिज़िकल, इमोशनल, हर तरीके से अब्यूज़ था। लेकिन क्या हुआ कि शादी के पहले ही साल उनको बेटी हो गई थी। इतने समझ थी कि इस आदमी के साथ नहीं रहा जा सकता, ये रहने लायक नहीं है। एक नन्ही सी जान उनकी ज़िंदगी में आ गई थी, तो उन्होंने फ़ैसला लिया कॉम्प्रोमाइज़ करने का, और वो उसी आदमी के साथ रही। उस आदमी ने बहुत तरह-तरह से सताया, कभी बाहर अफ़ेयर्स कर कर, कभी उन्हें गालियाँ देकर, कभी मार-पीट के, बहुत अलग-अलग तरीके से टॉर्चर करा। और वो इतना थक गई अंदर से, पहले शरीर थका, शरीर ने बीमारियों के रूप में उन्हें बताना शुरू करा, हेल्प करो, कुछ करो, कुछ करो। मन नहीं लगता था, कुछ नहीं। उसके बाद एक मौका ऐसा आया उनकी ज़िंदगी में कि जहाँ उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब रहना ही इस आदमी के साथ है, तो क्यों रोज़-रोज़ इतना परेशान होना, क्या होना। तो उन्होंने अपने आप को ऊपर से तैयार कर लिया कि इस आदमी के साथ मुझे ठीक-ठाक तरीके से रहना है। खाना माँग रहा है, खाना देना, कपड़े-लत्ते देने हैं, सब कुछ है। ये बोलता है कि अब तुम्हारे साथ सेक्स करना है, ये हर चीज़ के लिए मेरी येस उन्होंने ऐसा कर दिया, और वो ऐसा करती थी। लेकिन उनकी अंतरात्मा मर चुकी थी। तो वो, उन्होंने बोला कि मैं अगर इस आदमी के साथ उन प्राइवेट मोमेंट्स में भी होती हूँ, तो मैं एक ज़िंदा लाश जैसी होती हूँ, मशीन जैसी होती हूँ, मुझे कुछ फ़ील नहीं होता। मैं कुछ खाती भी हूँ आजकल अपनी पसंद का भी, तो मुझे उसका स्वाद जैसे पहले कभी महसूस हुआ होता था, वो नहीं होता। हाँ, पेट भरने का कुछ एहसास सा होता है, लेकिन उसका स्वाद जो अंतरात्मा को खुश कर जाता था, वो नहीं होता। तो ना मेरे शरीर के साथ कुछ हो रहा है तो मुझे महसूस हो रहा है, ना मैं कुछ खा रही तो महसूस हो रहा है, ना मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ तैयार होकर, तो मुझे कुछ महसूस नहीं होता। कभी मैं अपने आप को कॉम्प्लीमेंट भी देती हूँ ना, तो ऐसा लगता है खोखला-सा ऊपर-ऊपर से। तो ऐसी नौबत आ जाती है कि आप सब कुछ लगातार करे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सैटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रहा किसी भी तरीके का। नेक्स्ट है, यू फील लाइक क्राइंग विदाउट क्लियर रीज़न। एक रोने का बस मन कर रहता है, हर समय ऐसा लगता है कि जैसे ना कुछ भारीपन है अंदर से, कुछ निकलना चाह रहा है। और बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, क्योंकि बाहर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं जो ठीक चल रही है, बहुत अच्छा है, हालात बदल गए होते हैं, पर फिर भी उसके बावजूद भी ऐसा है कि बस रोने का मन करता है। ऐसा अक्सर आपकी ज़ुबान से निकलता है, काश कोई मुझे ना रुला दे बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं रोऊँ तड़प-तड़प के। कभी ऐसा मन करता है कि किसी को गले लगा के बहुत ज़्यादा रोऊँ, इतना ज़्यादा, क्योंकि जब आत्मा पर इतना बोझ आ जाता है ना, तो फिर ऐसी ही अंदर से इच्छा होती है, पर आपके मन की समझदारी एकदम से रोने नहीं देती है आपको। आपके अंदर की ऊर्जा जो दब गई है, वो भारीपन रखती है, बोझल लगती है आपको। पर
जब तक आपके आंसू नहीं निकलते, जब तक बिल्कुल ही आप हेल्पलेस स्टेट में नहीं चले जाते हैं। तो कई बार आपका बहुत मन करता है बस रोएं रोएं रोएं, और कई बार जब आपसे नहीं संभलता तो आप रोने भी लग जाते हैं, जबकि कोई खास वजह नहीं होती है। तो आपके आसपास के लोग भी बोलते हैं भाई अब सब कुछ ठीक है, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले कुछ हुआ था, अब उसका इतना इशू बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आप इशू बना नहीं रहे हैं। ये अब आपकी बुझी हुई, आपकी वो डरी हुई, आपकी वो ख़त्म सी हुई भी जो अंतरात्मा है, ये अंदर बैठी बैठी कर रही है। तो हमें समझना होगा, क्योंकि इन साइन से हम जितना जल्दी समझ जाएं और अपनी हेल्प करें और हम वापस से अपने आप को ज़िंदा करें, वो बहुत समझदारी है। दूसरा कोई समझे ना समझे, मेरे प्यारो दुलारो, तुम अपनी कंडीशन को समझना और अपनी हेल्प करना, और साथ में मैं तो हुई ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट देखो, यू आर टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग यू आर फाइन। अब आप थक गए हो ये कह के कि कोई पूछ रहा है कैसे हो, हाँ अच्छी हूँ, सब सही है। आप ना इस बनावटी सेंटेंस से थक गए हो, आपको गुस्सा आने लगा है अपने आप पर। एक और मैं आपको लेडी का एग्जांपल देती हूँ। पता है वो अपने आप को थप्पड़ मारती थी, खूब थप्पड़ मारती थी। क्यों नहीं बोल पाती है तू, बता सबको चीख चीख कर कि तू बहुत दुखी है, तू अंदर से पागल हो चुकी है, अब तू जीना नहीं चाहती है। लेकिन जब भी कोई पूछता है तो तू बोलती है हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, क्यों हंसती है तू। इतना थप्पड़, एक दिन उन्होंने अपने आप को 100-150 थप्पड़ मारे, इतने ज़्यादा थप्पड़ थप्पड़ मारे कि पूरा उनका गाल लाल हो गया। उन्होंने बोला कि मेरा मन कर रहा था कि अपने बाल नोच लूँ, अपने बाल काट लूँ, जला लूँ, ऐसे ऐसे अंदर से वो आ रहा था। क्यों? क्योंकि प्रिटेंड करते 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 थक जाते हैं कि हम खुश हैं। तो ये जो लेडी थी, ये सबके लिए इतना किया, अपने बच्चों के लिए, अपने और जो भी इनके जेठ देवर सब लगते थे उनके बच्चों के लिए भी, पति के लिए भी, सास ससुर की भी, सबकी सेवा इतना ज़्यादा किया, लेकिन कभी ने किसी ने इनकी तरफ देखा ही नहीं, या अंदर अंदर घुट गई। अंदर अंदर जब घुट गई तो अंतरात्मा बिल्कुल बुझ गई बुरी तरीके से। तो अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगा, अपने आप से ही नफरत होने लगी, अपने आप को ही कायर का इन्होंने लेबल दे दिया। तो ऐसा भी होता है कि आप प्रिटेंड करते करते थक रहे हो, आपको लग रहा है कि बस यार बहुत हो गया, अब नाटक नहीं हो सकता मुझसे। तो ये क्या है? ये क्लियर साइन है कि आप भाई अपनी अंतरात्मा की बात सुनो, उसके ऊपर से बोझ उतारो। नेक्स्ट है, यू आर क्वेश्चनिंग मीनिंग मोर देन यूजुअल। अब जो लाइफ का मीनिंग है ना, हम सबका एक मीनिंग, एक पर्पस होता है ना, क्या ही मतलब है इस ज़िंदगी का, क्या जीवन का, क्या मिला मुझे इस जीवन से, क्या फ़ायदा जीने का, क्या मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ किसी के लिए। ये सब चीज़ें ना आपको मतलब अंदर से महसूस होने लगती हैं, और आपका दिमाग, क्योंकि कभी-कभी तो ये सभी सोचते हैं भाई लाइफ का क्या पर्पस है, क्या करना है, ये सब है। लेकिन फिर क्या होता है, मस्त हो जाते हैं दुनियादारी में सब कुछ। लेकिन आपका दिमाग का बस इसी उसमें ही कि लाइफ का क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है, क्या मेरी यहाँ पे कोई ज़रूरत भी है, किसी को कोई ज़रूरत भी है, मेरे जाने के बाद कोई रोएगा भी, क्या होगा, कुछ नहीं। मतलब इस तरीके से आप उधेड़-बुन में रहते हो, और आप ना वो मीनिंग ढूँढने की कोशिश करते हो कि कोई तो रीज़न दूँ मैं, कोई तो खुश होने का रीज़न दूँ, कोई तो मैं फिर से जीना सीखने का रीज़न दूँ। आप इतना कन्फ्यूज़ हो जाते हो, कुछ लगता भी है ना, आता भी है ना अंदर से लगता है ये क्या है? इसमें तो कुछ बात नहीं है। मतलब टोटल कन्फ्यूज़न वाले ज़ोन में रहते हो, और अक्सर बस ओवरथिंकिंग के उस लूप में फँसे रहते हो। कई बार पुरानी मेमोरीज़ आपकी रिप्ले होती रहती है, कई बार निराशा आप पर हावी हो जाती है, कई बार आपकी अंतरात्मा ही आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है कि तू बेकार है, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू बिल्कुल यूज़लेस है, वर्थलेस है। वो जो लेबल्स दूसरों ने दिए होते हैं, जो हमें कम फ़ील कराया होता है, जो हमें सताया होता है, उन सब की वॉइसेस कई बार एक्टिव हो जाती हैं अंदर, और कई बार इतना ज़्यादा थकान बढ़ जाती है कि बस ऐसा लगता है अब चाहे इसका कुछ भी समाधान हो, मुझसे नहीं होगा। अगर किसी ने किया भी है ना, होंगे वो हिम्मत वाले, मुझसे नहीं होगा। ऐसा हो जाता है। मेरे पास एक सज्जन आए, और ये देखिए कि आदमी यूजुअली औरतों के मुकाबले कम रोते हैं आज भी। वो मेरे पास आए और आते ही मुझे देखते ही फूट-फूट कर रोने लगे, और 1-2 मिनट रोते ही रहे, और उसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर मुझसे बोलने लगे कि मैडम, मैं बहुत भरा हुआ था, और बस मैं एक-एक दिन कर कर इंतज़ार कर रहा था कि कब आपके सामने जाऊँ और बस मैं एक बार दिल खोल के रो लूँ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भरे हुए थे। पहले पूरे बचपन उनको बाप ने बहुत ज़्यादा मारा उनके। उसके बाद जब वो बड़े हो रहे थे तो उनके भाई को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। वो घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा, तोड़-फोड़, बहुत कुछ उसकी वजह से डिस्टर्बेंस था, तो उसकी वजह से भी बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। बड़ा शेम होता था, पड़ोसी इकट्ठे हो जाते थे, बहुत तमाशा रहता था, तो वो सब चीज़ें भी रहती थी घर में। फिर बड़े हुए, और
तो वहाँ पर वाइफ़ भी ऐसी आ गई जो अपने मायके वालों के कहने में ही रहती थी और बहुत उन्हें गाली-गलौज करती थी, बहुत ज़्यादा सताती थी, बहुत परेशान रहती थी। फिर भी ज़िम्मेदारियों के बोझ में वो दबते गए, दबते गए। कभी अपने शौक पूरे नहीं करे, कभी अपने लिए नहीं जिए, बहुत-बहुत परेशान रहे। अंदर-अंदर, अंदर-अंदर इतने थकते चले गए, बाहर से तो बिल्कुल काम करते रह रहे। सब दुनियादारी के लिए नॉर्मल थे। वही हालत जैसे जिन औरतों के एग्ज़ाम्पल दिए ऐसे ही ये इनकी ऐसी हालत हो गई थी और इतना ज़्यादा भर गए थे, इनको लगता था कि मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मेरे को खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं बदनसीब हूँ, मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। इस तरीके से इनके अंदर भर गया था क्योंकि ये सब चीज़ें इनकी आवाज़ नहीं थी। ये सब जो बचपन से लेकर अलग-अलग स्टेजेस पर इनको सुनने के लिए मिला, इन्हें महसूस कराया गया, वही वॉइसेस इनके अंदर एक्टिव थी और इनकी अंदर आत्मा इतनी बोझिल हो गई थी। उन्हें लगा कि मुझसे बोले कि मैडम मेरी आत्मा पे मैं इतना बड़ा पत्थर लेकर घूम रहा था। आज ऐसा लग रहा है कि आपको देखते ही ना वो पत्थर अपनी जगह से हिल गया और मेरे सीने पर से खिसकना शुरू हो गया है। और मुझसे बोलने लगे मैम आप महसूस तो नहीं करेंगी मैं और रो लूँ और मतलब इतना कोई रोने तक के लिए भी किसी से ऐसे परमिशन माँग रहा है, तड़प रहा है रोने के लिए भी। तो समझिए ना कि उसके अंदर आप में कितना बोझ होगा। तो ये कोई जेंडर से नहीं होता, ये कोई भी बोझ हो सकता है। तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी हैं। अगर लाइफ़ के कुछ एक्सपीरियंसेस से या अपने ही क्लोज़ लोगों की वजह से या ज़िंदगी में किसी भी कारण की वजह से आपके अंदर आत्मा इतनी बोझिल हो गई है और आप अपने आप से ही डिस्कनेक्टेड, आप एनवायरनमेंट से ही डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं और तमाम जतन करने के बावजूद भी और हालात अब सही हो जाने के बावजूद भी आप कनेक्टेड ही फ़ील नहीं कर रहे हैं और आपको इनमें से कोई भी साइन अपने अंदर नज़र आता है, तो प्लीज़ अब अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करें। इसके लिए हिप्नोथेरेपी बेस्ट काम करती है क्योंकि जब हम हिप्नोसिस प्रोसेस में कैथारसिस प्रोसेस में लेकर जाते हैं और इंसान को रोने के लिए उकसाते हैं, बड़बड़ाने के लिए उकसाते हैं, उसके अंदर जो भी है शरीर से, मन से बाहर निकालने के लिए हम वो करती हैं क्योंकि आत्मा अपना बोझ कैसे उतारेगी? शरीर और मन के ज़रिए ही उतारेगी। तो जब हम उस प्रोसेस में ले जाते हैं, तो बहुत जल्दी वो ऊर्जा आपके अंदर से निकल जाती है, बदल जाती है और आप जो है ना नॉर्मल हो जाते हैं और उसके लिए हम चक्रा बैलेंसिंग भी बताते हैं। पूरा एनर्जी फील्ड आपका ठीक करते हैं, आपका ऑरा ये सब चीज़ें और जो बाकी साइकोथेरेपीज़ हैं, उस सब से आपकी कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इसका एक अच्छा इफ़ेक्टिव प्रोसेस होता है। बट क्योंकि आप अभी घर बैठे ही अपनी मदद कर पाएँ, तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ यहाँ से, जो आप करें और आप अगर ऐप पे से चक्रा मेडिटेशन भी करेंगे, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन भी करेंगे, तो वो सब भी आपको कैथारसिस प्रोसेस में लेकर जाएगा, आप वो कर सकते हैं। या आप ओशो जी का बहुत ही फ़ेमस डायनामिक मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। वो 5 स्टेज का जो एक कैथारसिस मेडिटेशन है, वो बहुत हेल्पफुल है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसकी तो आपको ऑडियो जो है ना आराम से यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो आप वो कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा मिलता है या आप बहुत मल्टीपल वे में कैथारसिस कर सकते हैं। जर्नलिंग करके फिर आप उसको फाड़ दें, जला दें या आप जो है ना स्क्रीमिंग के ज़रिए है ना शाउटिंग के ज़रिए आप इस तरीके से भी आप वो कर सकते हैं। या आप जो है ना जैसे पिलो को मारना या फिर आप पंचिंग बैग होता है उसको मारना, इस तरीके से बहुत मल्टीपल वे में कैथारसिस या जिब्रिश में जो एक नॉन सेंशल लैंग्वेज होती है बड़बड़ा कर भी आप थोड़ा किश्तों-किश्तों में बॉडी शेकिंग से, ईएफटी टेक्निक से, टैपिंग से, मल्टीपल वेज़ में आप जो है ना उस कैथारसिस प्रोसेस में जा सकते हैं ताकि जो बोझ है वो ऐसे ही उतरेगा। और जब वो बोझ उतर जाता है तब ये टिप्स और इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। अगर आप उसी बोझ के साथ इन टिप्स को यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगी, बट ये थोड़ा स्लो काम करेंगी। पहले तुम कैथारसिस प्रोसेस में चले जाओगे तो ये और इफ़ेक्टिवली काम करेंगी। और अगर आप कहोगे कि कैथारसिस पर ही स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दो क्योंकि वो सबकी बहुत बड़ी नीड है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं बहुत ही जल्दी ही कैसे घर पर ही सेफली कैथारसिस करें क्योंकि जब मैं यहाँ पर कराती हूँ, तो लोग इतना-इतना रोते हैं, चीखते हैं मतलब बहुत ज़्यादा कई बार दूसरा देखे तो ऐसा लगे जैसे बालाजी जैसा सीन आ गया है या ऐसा लगे कि कोई बहुत एब्नॉर्मल हरकतें कर रहा है या ऐसा लगे कि ये डेंजरस है कि बहुत वॉयलेंट हो सकता है इंसान। बट मैं बहुत सेफ तरीके से कराती हूँ तो सब सँभाल लेती हूँ। वो चाहे कोई कितना भी किसी भी ज़ोन में इमोशनल ज़ोन में हो आराम से सँभाले। लेकिन घर पे ताकि आप बिल्कुल सेफ रहें, आप इम्पोर्टेंट हैं, आपकी लाइफ़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सेफ तरीके से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको सिखा दूँगी। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो अब ये समझो कि क्या करना है। तो सबसे पहले रिड्यूस अननेसेसरी नॉइज़। भई जो आपकी वो मेंटल नॉइज़ है ना, जो इतने सालों का भरा हुआ है आपके दिमाग में, थॉट्स के रूप में चलता रहता है और जो वॉइसेज़ एक्टिव हो गई हैं या जो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, उसको आपको सबसे पहले रिड्यूस करना है।
उसको लिखो, जितना ज़्यादा लिख सकते हो उतना लिखो उसे। और एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इतना पावरफुल है, रेडिकल एक्सेप्टेंस करो कि हाँ सच में ऐसा हुआ था, वो झूठ नहीं है, सच में ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है। मैं खुद को माफ़ करती हूँ क्योंकि मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया कभी, क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे, उस टाइम पर मेरे अंदर इतनी पावर नहीं थी। मैं दूसरे लोगों को भी माफ़ करती हूँ, उन्होंने गलती की है, पर मैं उन्हें इसलिए माफ़ कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे अपनी अंतरात्मा से बोझ उतारना है। मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, ये लाइफ गॉड का गिफ्ट है, और मैं चंद लोगों की वजह से या कुछ इवेंट्स की वजह से गॉड के इतने ब्यूटीफुल गिफ्ट लाइफ का अपमान करने की बजाय इसका सम्मान करने के लिए तैयार हूँ। एक बार में मन स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जब आप बार 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 मन को खाली करोगे और फिर मन को इस पॉजिटिविटी से भरोगे, तो धीरे 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 वो बदलाव हो ही जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है ना, जैसे एक जग में गंदा पानी है और फिर आपने ना ऊपर से नल चला दिया है और वहाँ से साफ़ पानी आ रहा है, तो अभी क्या है, धीरे धीरे जब उसमें लगातार साफ़ पानी डलता रहेगा तो वो गंदा पानी ओवरफ्लो होकर निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें सिर्फ साफ़ पानी भरा रह जाएगा, गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सब निकल जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टॉप फोर्सिंग हैप्पीनेस। ज़बरदस्ती हैप्पीनेस को फोर्स नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम ज़बरदस्ती अपने आप को खुश करने के लिए कभी शॉपिंग करने चले जाओगे, कभी ऐसे ही प्लान्स बनाने लग जाओगे, है ना, कभी और दूसरे लोगों को पैसे उड़ाकर या ज़बरदस्ती कोई हॉलिडे प्लान करके या कुछ भी और तरीके से, या फिर बहुत अपने जंक फूड खा के किसी भी तरीके से, अल्कोहल लेकर, स्मोकिंग से, कहीं से भी कि अरे चलो कोई बात नहीं, ख़राब आदतें हैं तो कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ तो सुकून दे रही हैं, तो इससे एक्चुअल में रियल हैप्पीनेस जनरेट करने से तुम चूक जाओगे। क्योंकि जब इन अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म की तुमको हैबिट पड़ जाएगी, बिल्कुल ईज़ी लगेगा इनसे, क्योंकि आर्टिफिशियली आपके अंदर कुछ केमिकल रिलीज़ हो जाएंगे और फिर उससे रियल हैप्पीनेस जनरेट करना आपका बॉडी एंड माइंड भूल जाएगा। क्योंकि देखो, सोल हीलिंग भी ना आप शरीर और मन के ज़रिए ही करते हैं, ठीक है। अंतरात्मा पर जो भी बोझ है उसे उतारोगे तो शरीर और मन की हेल्प से ही ना, और तुमने शरीर और मन को ही गलत कामों में लगा दिया, तो कैसे रियल हैप्पीनेस तुम्हारे अंदर से जनरेट होगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। नेक्स्ट है गिव योरसेल्फ नर्वस सिस्टम सिंपल रिदम। भाई अपनी नर्वस सिस्टम को कुछ सिंपल रिदम्स हो, जैसे कि रोज़ाना वॉक पर जाओ सेम टाइम पर, रोज़ ब्रेथ वर्क करो, मेडिटेशन करो, रोज़ अपने साथ टाइम स्पेंड करो, वो चीज़ें करो जो तुम्हें सच में पसंद है, इसलिए नहीं कि तुम्हारे आसपास 4 लोग कर रहे हैं उसे, या कोई सजेस्ट कर रहा है कि ये अच्छी चीज़ होती है। ट्राई करो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन असलियत में वो करो जो तुम्हें थोड़ा बहुत भी ऐसा एहसास दे रही है कि या ये मेरे टाइप की चीज़ है। तो नर्वस सिस्टम को बहुत जल्दी रेगुलेट करने के लिए ब्रेथ वर्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत में तुम्हारा मन नहीं करेगा, मेडिटेशन करने का भी नहीं करेगा। जब तुम मेडिटेशन में बैठोगे ना, तो सारा का सारा कचरा तुम्हारा मन उड़ेलना शुरू कर देगा। तुम्हारा शरीर कभी इधर से दर्द के रूप में, कभी खुजली के रूप में, कभी किसी सेंसेशन के रूप में, कभी किसी रूप में तुम्हें इस प्रोसेस में जाने से रोकेगा, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करेंगे। पर तुम्हें बैठे रहना है, तुम्हें डटे रहना है, क्योंकि तुम्हें ईश्वर के दिए हुए इस जीवन का सम्मान करना है। तो जब कुछ ऐसी रूटीन की एक्टिविटीज़ आप जो कि आपके नर्वस सिस्टम को शांत करेंगी, वो सेट कर लोगे, तो एक दिन में नहीं, पर एक दिन ज़रूर हो जाएगा कि धीरे धीरे तुम वापस से जीवन में लौटना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट है अलाउ इमोशनल ट्रुथ। देखो भाई, वास्तविकता, भावनाओं की सच्चाई तो यही है ना कि अभी तुम डिस्कनेक्टेड हो, ठीक है, अभी तुम जीवन से बहुत निराश से हो गए हो। सच्चाई तो अभी यही है ना कि तुम्हारे अंदर बहुत सारा हर्ट, गिल्ट, रिग्रेट, है ना, रिजेंटमेंट, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर से भरी हुई है ना। तो वो जो इमोशनल ट्रुथ है, जो कड़वाहट तुम्हारे अंदर है, जो दबाव तुम्हारे अंदर है, उस सब को आप अलाउ करो। आ रहा है कोई इमोशन, आने दो, अब उसे फर्दर मत दबाओ। गुस्सा आ रहा है, दबाओ मत। रोना आ रहा है, दबाओ मत। कुछ भी आ रहा है अंदर से, उसे दबाओ मत। उसे बहुत सेफली सपोर्ट करो रिलीज करने में। तो आप जब सेफली अपने इमोशनल सिस्टम को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हो और आप अपने इमोशंस को वैलिडेट करते हो, आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो, आप उन्हें आइडेंटिफाई करके उस इमोशन
का काउंटर इमोशन कैसे जनरेट करना है, जब ये सब सीख जाते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या तुम फील नहीं करना चाहते हो और क्या तुम फील करना चाहते हो, और जो तुम फील नहीं करना चाहते वो किस किस चीज़ से एक्टिवेट हो जाता है वो ज़ोन, और जो तुम फ़ील करना चाहते हो उसको करने के लिए तुम्हें कौन-कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे, यानी कि कौन से एक्शन लेने बंद करने पड़ेंगे और कौन से एक्शन लेने चालू करने पड़ेंगे। तुम इतनी वर्किंग करके अपने इमोशनल ट्रुथ के साथ जीना स्टार्ट कर देते हो, इतना वर्किंग करने लग जाते हो, अपने मूड को ट्रैक करने लग जाते हो कि अच्छा मुझे ये फ़ील हो रहा है और ये फ़ील इसलिए हो रहा है, इसके पीछे के ये रीज़न्स हैं। तो जब तमाम तुम इस तरीके से वर्किंग कर लेते हो, तो तब तुम्हारे इमोशंस की एनर्जी चेंज हो जाती है, क्योंकि इमोशंस क्या है ना, इमोशंस है एनर्जी इन मोशन। तो आपके अंदर की पूरी एनर्जी को आप चेंज कर लेते हो। नेक्स्ट है रिकनेक्ट विद मीनिंग, नॉट ओनली रूटीन। केवल रूटीन में नहीं, ये सब चीज़ सेट करो कि बहुत अच्छा है, मीनिंग, अपने आप को एक पर्पस दो, ढूंढो ना, क्यों आए हो तुम इस अर्थ पर। गॉड ने तुम्हें बड़े प्यार से भेजा है, गॉड की मर्जी थी इसलिए तुम आए हो, तो कुछ पर्पस ढूंढो, अपने आप को एक गोल दो, एक पर्पस। जब तुम अपने आप को एक गोल दे देते हो ना, अपने आप को एक पर्पस दे देते हो ना, तो तब ना तुम्हारे अंदर से वो जो पास्ट सड़ रहा होता है ना, उससे तुम बहुत दूर चले जाते हो। जैसे होता है ना, हमारे आसपास बहुत बदबू आ रही है लेकिन हम उससे दूर निकल जाएं, तो वो क्या है, वो बदबू हम तक पहुंच नहीं पाती है, भले ही वो कचरा वहाँ पड़ा हुआ हो। तुम ना बहुत अंदर अपनी सोल को ना एक नई जर्नी पर ले जाओ तुम, जहाँ उसे एक मीनिंग दे दो। और पता है, जब भी ना सोल को एक मीनिंग मिल जाता है ना, लाइफ का एक पर्पस मिल जाता है, वो भी हायर पर्पस, जो तुम्हें ज़िंदगी से वापस से जोड़ दे, तो फिर तुम्हारी सोल ना मुस्कुरा होती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हाँ, तुम उसको सच में खुश करने के लिए, तुम सच में उसकी केयर करते हो और तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो जब उसे पर्पस दे दोगे ना, वही लोग होंगे, वैसे से ही हालात होंगे, घटनाएँ भी वैसी सी चल रही होंगी, परिस्थितियाँ भी बदल रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा। लेकिन तुम्हारे पास एक मीनिंग, एक पर्पस आ जाएगा ना, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मज़ा आ जाएगा। उसको तुम्हें देना ही होगा, अपने आप से बैठकर बात करनी ही होगी। अंतरात्मा कितनी भी बुझी हुई क्यों ना हो, कितनी भी बोझिल क्यों ना हो, वो तुमसे बात करना बंद नहीं करेगी। हाँ, शुरू में चिड़चिड़ाएगी और तुमसे नाराज़गी दिखाएगी, पर पता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि उसकी नाराज़गी चलती रहेगी। जब तुम लगातार उसको अप्रोच करोगे ना, तो तुमसे बात करना शुरू कर देगी और तुम्हें बता भी देगी, और तुम्हें शायद पहले से भी पता हो, बट तुम्हें जो पता होता है ना, तुम वो करते नहीं हो। और कभी-कभी तुम पता ही नहीं करते हो। तो जो तुम्हें पता है वो कर लो, और जो तुम्हें नहीं पता है उसे पता कर लो और फिर कर लो। तो जब तुम ये सब कर लोगे ना, फिर तुम्हारी अंतरात्मा फिर से हँसना मुस्कुराना सीख जाएगी। तो ये सारी टिप्स और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती हैं जब आप पहले कैथारसिस प्रोसेस कर लेते हो, खाली कर लेते हो अपने आप को। सो मेरे प्यारो दुलारो, अगर कैथारसिस में जाए बिना भी तुम ये फॉलो करना स्टार्ट करोगे, तो थोड़ी-सी प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, बट डेफ़िनिटली तुम्हारी प्रोग्रेस हो जाएगी। तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बूझे-बूझे घूम रहे हैं और सबको मुस्कुराकर जीने का अधिकार है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको ये प्यारा-सा जीवन दिया है। हम सब उस ईश्वर के प्यारे से बच्चे हैं। तो मेरा छोटा-छोटा सा कंट्रीब्यूशन तुम्हारी लाइफ़ को बेटर बनाने में है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो अपना प्यार मुझे भी दे दो, कमेंट सेक्शन में लिखो, और याद रखना, मैं आपके साथ इस पूरी हीलिंग जर्नी में हूँ। किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो ज़रूर लिख देना, मैं जल्दी से वो वीडियो बनाऊँगी। अपना ख़ास ख़्याल रखना, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।